देखिए कक्षा 9B की जो विज्ञान है, कक्षा 9B की जो साइंस है, बुक का आपका अध्याय 8 जिसका नाम गति है, इसका एक ऐसा क्वेश्चन जो कि पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक प्रकार का आपका गणितीय व्यंजक है, गणितीय न्यूमेरिकल है, पेपर में पूछा जाता है। हो सकता है कल के पेपर में भी आ जाए, तो इसको मैं पूरा समझाने वाला हूं। आप लोग को पूरे फोकस के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे कान से सुनना है। अगर अच्छे से सुन लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो घर पे एक बार ही पढ़ोगे तो आपको याद करके हो जाएगा, एक बार में ही आप लोग की तैयारी हो जाएगी। तो बारीकी से समझ लीजिए, समझने में ये बहुत आसान हो जाएगा और पेपर में आप मतलब घर में बहुत कम समय में आप इसको तैयार कर लोगे। मैं इसको करना क्या है, इसको बारीकी से समझना है और समझने के बाद घर जाकर के इसको 2 बार करना है, तुरंत जाकर करना है तो ही बनेगा। कल आप पेपर में करके आप पाओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमारा यहां पर सवाल ये बन के आता है, क्वेश्चन ये आता है कि गति, पेपर में जाएगा आपको गति का द्वितीय समीकरण की स्थापना करो, तो भी आपको यही करना है। या पेपर में जाएगा एस बराबर यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर की स्थापना करो, पेपर में जाएगा सत्यापित कीजिए और नीचे समीकरण लिख दिया जाएगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। या पेपर में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफीय विधि के द्वारा, किसके द्वारा, ग्राफीय विधि के द्वारा गति के द्वितीय समीकरण, क्या बोला मैंने, ग्राफीय विधि के द्वारा गति के दूसरे समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर की स्थापना करो। यह पेपर में आपको आ जाएगा। तो होता क्या है कि जब कभी भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं या जब कभी भी कोई वस्तु पहले रुकी हुई अवस्था में होती है, पहले विराम अवस्था में होती है, फिर शुरू में उसकी स्पीड कम होती है, फिर स्पीड फिर बढ़ जाती है। शुरू में स्पीड कम रहेगी, फिर रेस देते स्पीड बढ़ जाती है। तो माना कोई वस्तु, क्लियर, मान लीजिए एक समान त्वरण गति, कोई वस्तु अगर गति कर रही है, कोई वस्तु अगर चल रही है, कोई वस्तु अगर गति कर रही है, तो गति करती हुई वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, तुम लोग इधर बातचीत मत करो, पीछे क्या कर रहे हो, क्या गंवारी करके कर रहे हो, नहीं पढ़ना बाहर चल जाओ। अविनाश तुमको अलग, तुम एक काम करना है, फिर तुमको अलग से 1 घंटे क्लास पढ़ा दूंगा मैं, है ना। तुम याले बेच में फिर मत आना, वो काम भी पूरा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम हो गए। फिर बाकी लोग को वो देखो कैसे लगे, वो पूरे जैसा बिल्कुल ऐसा बैठ गए। तो ऐसा मत करो, तुम लोग हल्ला करते हो ना, तो मेरा समय तुम लोग को शांत करवाने में चल जाता है और फिर मैं ढंग से पढ़ा नहीं पाता हूँ, और मैं नहीं पढ़ाऊंगा अच्छे से, लोग घाटा तुम ही लोग का होता है। तुम लोग शांत बैठे रहोगे, पूरा साइलेंस रहेगा, तुम लोग ध्यान से सुनोगे, तुम लोग ध्यान से समझोगे, तो मैं अपना 100 मैं तुम्हें पूरा ज्ञान उड़ेल दूंगा ना, पूरा तुमको मिलेगा। और तुम लोग हल्ला कर रहे हो ना, इसमें घाटा मेरा नहीं, तुम ही लोग का है। तुम हल्ला करोगे ना, 2 ही सवाल हो पाएंगे, और शांत बैठोगे तो 5 सवाल होंगे, फायदा तुम ही लोग का है, ज्यादा पढ़ने को तुम ही लोग को मिलेगा, है ना कि नहीं। तो जब कोई वस्तु गति करती हुई, जब कोई वस्तु गति कर रही है, मतलब कि चल रही है, गति कर रही है, तो गति करती हुई वस्तु में एक प्रकार से देखा जाए तो त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। गति करती हुई वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे कि ये वस्तु है, अगर ये वस्तु चल रही है, अगर ये वस्तु गति कर रही है तो उत्पन्न होता त्वरण। तो मान लीजिए कि त्वरण कितना है, A है। कितने त्वरण से गतिमान है वस्तु, A त्वरण से गतिमान है। मान लीजिए कि एक समान त्वरण A से गति करती वस्तु, वस्तु जो है, हमारी जो वस्तु है वो एक समान त्वरण A से गति कर रही है। किससे गति कर रही है, एक समान त्वरण A फॉर एप्पल, A स्मॉल a, त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं। हमेशा 12वीं क्लास तक याद रखना, अगर साइंस लेके पढ़ोगे तो, क्लियर। हमेशा त्वरण को A से दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि एक समान त्वरण A से गति करती वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। शुरुआत में वस्तु की स्पीड कितनी है, u है। कितनी है, u है। वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। वस्तु की शुरू की स्पीड कितनी है, u है। शुरू में धीरे धीरे चल रही है वो।
मान लीजिए त्वरण ए से गति करती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। प्रारंभिक वेग कितना है उसका, u है u। अब कुछ समय के बाद मतलब t सेकेंड के पश्चात, कितने सेकेंड पश्चात, t सेकेंड के समय अंतराल के बाद। कितने समय अंतराल के बाद, t सेकेंड के समय अंतराल के बाद। मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, फिर t समय के अंतराल के बाद, t समय बाद, कितने समय बाद, t समय के अंतराल के बाद उसका अंतिम वेग, शुरू में जो स्पीड रहेगी उसको प्रारंभिक वेग बोलेंगे। तो प्रारंभिक वेग कितना है, u है। प्रारंभिक वेग कितना है, u है, एवं t सेकेंड के बाद अंतिम वेग भी है। t सेकेंड के बाद उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। कितना हो जाता है, v हो जाता है। क्लियर। मान लीजिए वस्तु का त्वरण a है, प्रारंभिक वेग u है, और कितने समय बाद, t सेकेंड बाद अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। और वस्तु ने कुल s दूरी तय करी। वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, s दूरी तय की। वस्तु द्वारा तय दूरी कितनी है, s है। इतना बन जाएगा, कोई दिक्कत। गति के प्रथम समीकरण में भी इतना लिखना है, गति के द्वितीय समीकरण में भी इतना ही लिखना है, और तृतीय में भी इतना कॉमन रहेगा। क्लियर। अब एक ग्राफ बनेगा, अब वेग और समय का ग्राफ। जो वेग रहेगा, वेग को हम मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करेंगे, और इसके लिए खड़ी डंडी खींची जाएगी, और समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाएगा, इसके लिए आड़ी डंडी खींची जाएगी। यहां पर इसको हमने O मान लिए, ये हो गया A। शुरू में वेग कितना है, A है। शुरू में वेग कितना है, वस्तु अभी यहां पे है, तो वस्तु का वेग कितना है, A है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वस्तु देखो वेग भी बढ़ रहा है, वेग ऊपर बढ़ रहा है। जैसे वस्तु t यहां पर पहुंची, तो इतने सेकेंड बाद C पे आने के बाद वस्तु का वेग कहां पहुंच गया, B पर पहुंच गया। B पर पहुंच गया मतलब इधर से नापेंगे स्केल में तो OE तक पहुंच गया। शुरू में वेग OA था, और जब वस्तु यहां पहुंच गई तो इतना हो गया इसका वेग, इतना हो गया मतलब OE तक वेग हो गया इसका, हो गया वेग। शुरू में वस्तु का वेग यहां था, तो यहां पे था, फिर यहां पर पहुंच गया। तो प्रारंभिक वेग क्या माने अपन ने, u माने। वस्तु का प्रारंभिक वेग अपन ने u माने, तो प्रारंभिक वेग ये u हो गया। OA का मान कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। OA बराबर कितना हो गया आपका, u हो गया, u। इसके बाद इसका अंतिम वेग, लास्ट स्टेज पे वस्तु यहां पे है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसका, bc हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसका, bc। अंतिम वेग bc हो गया, और अंतिम वेग को अपन ने काय से दर्शाए है, v से दर्शाए है, तो अंतिम वेग bc का मान कितना हो गया, v हो गया। अंतिम वेग bc का मान कितना हो गया, v हो गया। कितना हो गया, v हो गया। और ये समय का ग्राफ है, तो समय कितना, OC समय हो गया। समय कितना हो गया यहाँ पर आपका, t सेकेंड हो गया। कितने सेकेंड हो गया, t सेकेंड हो गया। कितने सेकेंड, t सेकेंड। समय कितना हो गया अपना, t सेकेंड। OC का मान कितना जाएगा आपका, OC का मान आएगा यहाँ पर आपका t। कितना जाएगा OC का मान, t जाएगा। क्लियर है, OC का मान t जाएगा, है ना। कितना जाएगा OC का मान, t जाएगा। अब सिंपल, अब सिंपल देखो, यहां से लेके यहां तक BC का मान कितना है, यहां से यहां तक BC का मान कितना है, V है। BC का मान कितना है, V है। और OA का मान कितना है, OA मतलब प्रारंभिक वेग, OA का मान कितना है, U। इसका मान U है, तो इसका मान भी कितना हो गया, U। यहां से लेके यहां तक इसका मान कितना हो गया आपका, U हो गया। अब मुझे BD का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अगर मैं इतने पूरे में से अगर मैं इतना घटा दूंगा तो सिर्फ इतना बचेगा। अगर इतनी बड़ी चॉकलेट में से इतनी चॉकलेट को फेंक दूंगा तो सिर्फ इतनी चॉकलेट बचेगी इतनी। मतलब इतना पूरा भी में से, इतने पूरे भी में से अगर मैं इस u को घटा दूंगा तो BD का मान निकल जाएगा। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं BC माइनस DC। BC में से DC को घटाएंगे तो BD बचेगा।
मतलब बी डी बराबर हो जाएगा बी सी माइनस डी सी, बी डी बराबर हो जाएगा बी सी माइनस डी सी। बी सी का मान है भी और डी सी का मान है यू, भी माइनस यू। तो बी डी बराबर कितना हो गया आपका भी माइनस यू। और समय चाहे ओसी बोलो या और एडी बोलो, बात बराबर ही है। समय कितना है टी है, ओसी और एडी दोनों का मान कितना होगा टी होगा मान टी। अब देखो, अब वेग समय ग्राफ में हम दूरी का मतलब होता है पूरा घिरा हुआ क्षेत्र। दूरी का मतलब क्या होगा मालूम है? दूरी याद करना है ना, तो यहां से लेकर के यहां, फिर ये यहां, फिर यहां तक का पूरा क्षेत्र निकाल लो, पूरा क्षेत्रफल निकाल लो, तो आपकी दूरी का मान निकल जाएगा। दूरी का मतलब होता है एस, दूरी का मतलब क्या होता है एस, एस का मान निकल जाएगा, यानी दूरी का मान निकल जाएगा दूरी का मान। तो अंदर का हमको पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दूरी का मान निकल जाएगा। देखो वेग समय ग्राफ में वेग समय ग्राफ में AB के नीचे घिरे क्षेत्र, AB के नीचे घिरे क्षेत्र, AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC वेग समय ग्राफ में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC की दूरी प्राप्त की जाती है। मतलब अगर मुझे दूरी S का मान निकालना है तो पूरा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। किसका क्षेत्रफल? OABC का कुल क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? OABC का कुल क्षेत्रफल। चाहे दूरी बोलो या इसका कुल क्षेत्रफल बोलो, बात बराबर ही है। अब इस पूरे क्षेत्रफल को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, इतने चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल चतुर्भुज का धन इतने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतने क्षेत्रफल को समझ में रहे हो ना, इतने क्षेत्रफल को, है ना, और इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को, किसके क्षेत्रफल को? चतुर्भुज के क्षेत्रफल को, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को। चतुर्भुज के क्षेत्रफल को और त्रिभुज के क्षेत्रफल को, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो इतने पूरे क्षेत्रफल का एरिया निकल जाएगा। क्या नहीं निकलेगा? तो इस पूरे एरिया OABC को मैं क्या लिख सकता हूं? चतुर्भुज OADC का क्षेत्रफल, OADC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। इस पूरे को हम इन दो भागों में तोड़ के लिख सकते हैं। अब सिंपल, ये एक प्रकार का आयत है। ये एक प्रकार का क्या है? OADC एक प्रकार का क्या है? आयत है। और आयत का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा होता है। तो एस का हो गया एस, बराबर का हो गया बराबर। आयत OADC का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई कितनी है आपकी? OA है, तो आयत की लंबाई रख दिया मैंने OA हो गया, और आयत की चौड़ाई हो जाएगी आपकी OC। आयत की चौड़ाई कितनी हो गई? OC। तो आयत का क्षेत्रफल निकल के जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, OA गुणा OC, OA गुणा OC। क्लियर? OA गुणा OC। अब धन का यहां पर हो जाएगा आपका धन। अगला यहां पर क्या है?
त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, है ना। देखो त्रिभुज ए बी डी, यहां पे ध्यान, पूरा फोकस यहां, है ना। ए बी डी किसका क्षेत्रफल? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2 आधार, त्रिभुज का आधार AD है, आधार कितना हो गया? AD, गुणा ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई BD है, ऊंचाई कितनी हो गई? BD। रख दिए मान। अब मान रखेंगे। बाहर जाना, चल जाओ यार, बात करो बाहर, मेरे को भी डिस्टर्ब होता, फिर मैं बाहर करूंगा अच्छा नहीं लगेगा, मैं हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा, नाम ही काट दूंगा फिर। OC का मान कितना है? OC का मान कितना है? T है। ये OC का मान T माने थे ना, OC का मान T अब भी करे थे अपन ने, OC का मान T रख दिए, गुणा का हो गया गुणा। OA का मान कितना है? OA का मान है U, OA का मान कितना रख दिए? U, धन का हो गया धन, 1/2 का हो गया 1/2। AD का मान कितना है हमारा? AD का मान, इसका मान T तो इसका मान भी T, AD का मान कितना? T। BD का मान कितना? BD, अरे BD का मान V माइनस U, BD का मान V में से U घटा तो BD निकला था, BD का मान रख दी V माइनस U। कल गति का पहला समीकरण पढ़ा था मैंने, ये दूसरा पढ़ रहे अपन। गति का पहला समीकरण क्या था? क्या था? V बराबर U प्लस AT था। क्या था? बराबर किस तरफ? U धन का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो U का हो जाएगा, तो V माइनस U, बराबर का बराबर और AT का AT, मतलब V माइनस U को हम AT लिख सकते हैं। किसको क्या लिख सकते हैं? V माइनस U को AT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो V माइनस U को मैंने क्या लिख दिया? AT, लिख दिया AT। अब S का हो गया S, U इंटू T का हो जाएगा UT, प्लस का प्लस, 1/2 का 1/2, T का T, V माइनस U को लिख दिया AT। अगली स्टेप में S का S, UT का UT, प्लस का प्लस, 1/2 का 1/2, A का हो गया A, T इंटू T की घात 2। यही गति का दूसरा समीकरण है। बनेगा नहीं बनेगा? इतना करना है, आपका हो गया आसान। एक बार स्पीड से रिवीजन देख लो। कुछ नहीं कर रहे, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, त्रिभुज का निकाल लिए, दोनों को जोड़ दी, हल करे, आंसर आ गया, बन जाएगा।